हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संचय भाग 2 से पाठ दूसरा सपनों के से दिन। और आज हम देखेंगे इस पाठ का भाग पहला। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक गुरुदयाल सिंह जी का परिचय। लेखक गुरुदयाल सिंह का जन्म 10 जनवरी 1933 को हुआ। इन्होंने पंजाबी साहित्य में कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। पंजाबी साहित्य में दिए उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2016 को हुई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वे और उनके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। ऐसे में बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाए थे। उसी का वर्णन बड़े ही रोचक तरीके से लेखक ने इस पाठ में किया है। इस पाठ को पढ़ते समय कई प्रसंग ऐसे आएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें तो आपके साथ भी होती हैं। जैसे इस पाठ में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद पसंद है, गृह कार्य करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार आपको भी शायद ऐसा ही कुछ लगता होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ सपनों के से दिन। पाठ की शुरुआत में लेखक यहाँ अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, अर्थात सभी बच्चे एक साधारण परिवार से आए हुए हैं। किसी के माता पिता मजदूरी करते हैं, किसी का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, मतलब सभी के आर्थिक स्तर एक समान था, इसलिए उनका पहनावा भी एक समान था। इसलिए लेखक कहते हैं कि नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, यानी कि किसी के पैरों में जूते हैं नहीं हैं, कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं हैं, और ऊपर से वह इतना समय अपना खेलने में बिताते कि खेलने खेलने में उनके सारे कपड़े भी फट जाते। लेखक बताते हैं, जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते और ज्यादा तार तार अर्थात और भी ज्यादा फट जाते। खेलते खेलते कई बार उनको इतनी चोट लग जाती कि उनके पाँव भी छिल जाते थे, ऊपर से वो धूल से भर जाते थे, या लहू के ऊपर यानी खून के ऊपर खून भी निकल रहा है तो उसके ऊपर खेलने में उनको होश नहीं, तो उसके ऊपर रेत मिट्टी ये जमा हो जाती थी और ऐसे ही लथपथ धूल से लथपथ घुटने लेकर जब वे शाम को अपने घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह उनकी और पिटाई करती थी। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को चोट लगी है तो माँ या बड़ी बहनें उनसे पूछती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, परंतु लेखक कहते हैं कि हम इस हालत में, लहू लुहान हालत में जब घर जाते तो हमारी माँ और हमारी बहनें हम पर, हमारी हालत पर तरस नहीं खाती बल्कि और भी ज्यादा हमारी पिटाई करती। बस इतना ही नहीं था, कईयों के बाप बड़े ही घुस्सेल थे, उनके दोस्तों के पिता भी बड़े घुस्सेल थे और उनको ऐसी हालत में देखकर उनको पीटने लगते। तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसको कहाँ चोट लगी है, ये पूछने का होश भी उन्हें नहीं रहता। यदि जिस काम को करने से हमें बड़ों की मार खानी पड़ती, उनका गुस्सा सहना पड़ता, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए।
परंतु लेखक ये कहते हैं कि इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन हम सभी दोस्त मिलकर फिर खेलने चले जाते। लेखक कहते हैं कि यह बात तब ठीक से समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम बच्चों को खेलना इतना क्यों पसंद है। इस खेल के कारण हमारे कपड़े भी फट जाते हैं, हमें कई बार चोट भी लगती है और घर वालों की मार भी पड़ती है, परंतु हम खेल से दूरी क्यों नहीं बना पाते। ये बात लेखक को अपने बचपन में नहीं समझ में आई। परंतु लेखक कहते हैं कि जब मैं स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां उन्होंने बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय पढ़ा, तब वे जान पाए कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले ही आते हैं। लेखक बताते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे, अर्थात लेखक का परिवार भी काम की तलाश में वहां आकर रहने लगा था और जिस मोहल्ले में वह रहने लगे थे उसके आसपास के क्षेत्र में वहां के बहुत से परिवार भी काम की तलाश में या आसपास के गांव से ही आकर वहां पर बसे थे। इसके अलावा वहां 2-3 घर ऐसे थे जो साथ वहां पर उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे, यानी कि उनसे भी ज्यादा गरीब परिवार के वे लोग थे। लेखक यहाँ अपने और अपने सभी दोस्तों की आदतों के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं हमारे सभी दोस्तों की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि उस समय का वातावरण माहौल कैसा था शिक्षा के लिए, कि एक तो बच्चों को स्कूल में जाना ही पसंद नहीं था। उसके कुछ और कारण हो सकते हैं कि जैसे स्कूल की पढ़ाई है या अध्यापकों के प्रति डर है, जिसके कारण वो स्कूल जाने पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या उनको पढ़ाना चाहिए, इसके बात का कोई भी जागरूकता नहीं दिखाई देती है। इसलिए बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो माता पिता ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। उस समय शिक्षा या पढ़ाई के प्रति उदासीनता न केवल अशिक्षित परिवार के लोगों की या जो मजदूर वर्ग है उनमें ही नहीं थी, बल्कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उनमें भी ये शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। इसके बारे में लेखक बताते हैं कि न तो हमारे माता पिता को हमारा स्कूल जाना कुछ खलता नहीं था, बल्कि परचुनिये अर्थात राशन की दुकान वाले या आड़तिये जो किसानों की फसलों को खरीदते हैं और बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं लगता था। कभी किसी दिन स्कूल अध्यापक से उनकी मुलाकात हो जाती और बात होती तो मास्टर जी उनसे कहते कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। तब मास्टर जी के सवाल पर वे कहते कि मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे अर्थात हिसाब किताब लिखने की पंजाबी लिपि या पद्धति पढ़वाकर दुकान पर बहिया अर्थात खाता लिखने लगा देंगे और हमारा पंडित 6-8 महीने में इनको ये सारे हिसाब किताब सिखाएगा और मुनीमी अर्थात दुकानदारी का सभी काम भी सिखा देगा। यानी कि जो काम आप पूरे एक साल भर में आप अलिफ बे जिम तक भी नहीं सिखा पाते, उतने समय में तो उससे भी कम समय में हमारा मुनि उनको हिसाब किताब भी सिखा देगा। और हमें कौन सा अपने बच्चों को तहसीलदार बनवाना है, इसलिए अगर वो नहीं आना चाहते तो हम उन्हें भेजना नहीं चाहते। यानी कि उस समय
पढ़ाई को लेकर न बच्चों में रुचि थी न उनके माता पिताओं में। लेखक यहाँ बताते हैं कि हमारे आधे से अधिक साथी अर्थात मित्र राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। लेखक कहते हैं जब हम बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम ही समझ पाते, क्योंकि लेखक तो पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं और उनके साथी कुछ हरियाणवी भाषा बोलने वाले तो कुछ राजस्थानी। तो जाहिर सी बात है कि छोटी उम्र में उनकी भाषा के शब्दों को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। और लेखक कहते हैं तो उनके कुछ कुछ शब्द सुनकर तो हंसी ही आने लगती है, परंतु जब हम सब मिलकर खेलते तो खेलने में हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे और पता भी नहीं चला कि इस लोकोक्ति के अनुसार यह खेड़न के दिन चार अर्थात समय कितने जल्दी बीत जाता है कि यह खेड़न अर्थात खेलने के 4 दिन पता नहीं कब कैसे बीत गए। और यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि मित्रता की कोई भाषा नहीं होती। बहुत सी बात है कि यहाँ पर कुछ पंजाबी बोलने वाले मित्र हैं, कुछ राजस्थानी तो कुछ हरियाणवी, परंतु जब मित्रता होती है तो उसमें भाषा का भी व्यवधान नहीं बनती। एक मित्र दूसरे मित्र की भाषा, उसकी हाव भाव, उसकी बोली को आसानी से समझ ही लेता है। ये बात यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। लेखक आगे कहते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। शायद आप भी ऐसा ही समझते हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे, यानी कि पढ़ाई में इनका मन ही नहीं लगता था। तो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो अब बड़े हो गए हैं, तो अब क्या करें। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि जहाँ उनके माता पिता काम करने जाते थे उनका हाथ बटाने वह पढ़ाई छोड़कर उनके साथ काम करने लगे और देखते ही दिखते इनके खेलने के दिन बीत गए। यहाँ पर लेखक अपने बचपन में जो उन्होंने पढ़ा या जो महसूस किया, जो समझा, जो ज्ञान पाया, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। लेखक ने कभी बचपन में कहीं पढ़ा था कि घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ये बहुत पहले उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, परंतु आज इतना समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अपने पुस्तक में पढ़ी हुई ये बातें आज भी याद है। लेखक कहते हैं कि जब वह स्कूल की तरफ जाते थे तो रास्ते में अलियार अर्थात गली की तरह एक लंबा रास्ता पड़ता था, जिस रास्ते से होकर उन्हें स्कूल के अंदर जाना पड़ता था, जिसके दोनों तरफ कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगे थे। और आते जाते जो उन पेड़ पौधों की जो सुगंध आती थी, जो महक आती थी उनके पत्तों से, तो उन पत्तों की महक से ही वह समझ लेते थे कि ये पेड़ नीम का है या किसी खुशबूदार फूल का है, या छूकर ही समझ लेते थे कि वो पत्ता कौन सा है। लेखक कहते हैं कि मैं आंख मूंद कर भी आज भी बता सकता हूँ कि ये पत्ता किस पेड़ का है, या ये खुशबू से समझ सकता हूँ कि ये किस चीज का फूल या पत्ता है। अर्थात शिक्षा वही नहीं होती जो हम पुस्तकों से पढ़कर सीखते हैं। एक शिक्षा हमें स्कूल के बाहर के ज्ञान से भी, अनुभव के ज्ञान से भी मिलती है, और शायद ये अनुभव से प्राप्त ज्ञान हम जीवन में कभी भी नहीं भूलते। उन्हीं दिनों के बारे में लेखक यहाँ बताते हैं कि उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में, क्यारियां अर्थात छोटी छोटी बगीचे में, फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूर से सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां यानी कि फूलों की कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी यानी कि चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी लेखक महसूस कर पाते हैं, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या क्या करते थे।
और लेखक खुद ही इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद जेब में डाल लेते थे और जब माँ उन कपड़ों को, स्कूल के कपड़ों को धोने के समय उन पॉकेट में जो भी चीजें हमने डाली हुई हैं उनको निकाल कर फेंक देती थी, या स्कूल के बाहर आते ही उन्हें बकरी के मेमने की भांति चर जाया करते। यानी कि बड़े मजेदार बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि या तो हम वो फूल अंदर ही हमारे पॉकेट में पड़े रह जाते, वो फूल की कलियां, या कभी हम स्कूल के बाहर आते और अनायास ही हमारा हाथ अगर हमारे पॉकेट में चला गया, जेब में चला गया, तो उसको निकाल कर वो कलियों को हम बकरी की तरह, बकरी के बच्चे की तरह चर भी जाया करते थे। पता नहीं क्या क्या करते थे। इन सारी यादों को लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आज के भाग पर आधारित प्रश्न चर्चा इस प्रकार है। प्रश्न पहला, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। इस कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि अभिभावकों को अर्थात माता पिता को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ समझने में उनके क्या तर्क थे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे जब वे खेलकर घर जाते थे। प्रश्न 4, आपके विचार से खेलना आपके लिए क्यों जरूरी है। आपके अभिभावक आपको खेलने से न रोके, इसलिए आप कौन कौन सी बातों का पालन करोगे। आशा करती हूँ कि आज के भाग पर आधारित इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह हल कर पाएंगे। अगले भाग में हम पाठ का अगला अंश देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।